नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द एंड क्लासेस में, जहां हम इतिहास संबंधी मुश्किल से मुश्किल टॉपिकों का यूं ही चुटकियों में द एंड कर देते हैं। तो आप जान रहे हैं कि हम संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास को MCQ फॉर्मेट में द एंड करने की सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम पहले 5 पार्ट यानी कि कुल 75 प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम 6ठा पार्ट लेकर आए हैं, जो कि मध्य पाषाण काल या और नव पाषाण काल पर आधारित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग अक्सर फंसते हैं। तो ये जो हमारा आज का वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इतिहास संबंधी वीडियो एकदम सरल से सरलतम भाषा में तुरंत मिल सके। चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है 76 नंबर प्रश्न कि भीमबेटका के शैल चित्रों की खोज किसने की थी। भीमबेटका शैल चित्रों की खोज किसने की थी? व्हीलर, मार्शल, VS वानककर या कोई नहीं। तो 1997 ईस्वी में पुरातत्वविद VS वानककर भोपाल से इटारसी के बीच रेल यात्रा कर रहे थे। भोपाल क्या है? एक मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और साथ ही साथ इटारसी भी, वो भोपाल तो जिला हो गया, इटारसी भी एक जगह, इटारसी भी एक जिला ही है। तो 1997 ईस्वी में VS वानककर भोपाल से इटारसी के बीच रेल यात्रा कर रहे थे। जब उन्होंने भीमबेटका की संग्रहालयों को पहली बार देखा रेल में से ही, तो अगले स्टेशन पर वे ट्रेन से उतर गए और इस प्रकार विश्व प्रसिद्ध शैल चित्रों के एक केंद्र की खोज हुई। आपको बताओ कि भीमबेटका जो है यह 7 पहाड़ियों की श्रृंखला में एक है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत मनोरम है। यहाँ से प्राप्त 642 गुफा आश्रयणियों में से 400 में शैल चित्र देखे जा सकते हैं। मध्य पाषाण चित्र मध्य प्रदेश के ये खरवार, जौरा, कथोटिया और सरौ जोआर इत्यादि स्थानों से मिले हैं। सख जोआर है इत्यादि स्थानों से मिले हैं। तो ये भीमबेटका शैल चित्रों की खोज किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा C, VS वानककर। अगला प्रश्न है हमारा 77 नंबर प्रश्न कि भीमबेटका के शैल चित्रों में जानवरों के दृश्यों का वर्चस्व है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मध्य पाषाण युगीन अन्य शैल चित्रों में रहते हैं। मतलब आप जानते हैं कि मध्य पाषाण युग जो शैल चित्र होते हैं, यानी कि पत्थरों पर जो चित्र होते हैं, शिलाओं पर जो चित्र होते हैं, उसमें जो है सो मतलब कि चित्रों की ये जानवरों के दृश्यों की प्रधानता रहती है। इसी तरह भीमबेटका में भी है। इसमें जानवरों की कुल कितनी प्रजातियां चित्रित हुई थी ये पूछ रहा है, मतलब कितने प्रकार के जानवर यहाँ पर चित्र में उपयोग किए गए हैं। 39, 29, 19, 9 ये हमारे ऑप्शन है। तो आपको बताओ कि भीमबेटका के शैल चित्रों में किन कौन जानवर का चित्रण है? ये जान के आपको आश्चर्य लगेगा। हिरन, चीता, बाघ, तेंदुआ, हाथी, गैंडा, बारहसिंगा, गिलहरी इत्यादि। इतना ही नहीं, पक्षी भी है, मछली, उसके बाद आपका गिरगिट, मेढक, केकड़ा, बिच्छू, सबका चित्रण है। तो कुल मिला के टोटल 29 जानवरों का चित्रण है। क्या है हमारा आंसर? 29। अब आपको बताओ कि एक और चीज़, बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़, कि ये जो अब की जो बात है, ये तो तब भीमबेटका अपना ये बहुत पहले की बात हो गई, मध्य पाषाण काल की बात हो गई। लेकिन आपको बताओ कि अभी की जो स्थिति है, वर्तमान में भीमबेटका की पहाड़ियों से हाथी, गैंडा, शेर, जंगली भैंसे और ये जो गोरा काला हिरन जो भी होता है, गौर काला हिरन, ये सब लुप्त हो चुके हैं। मतलब ये सब अब वहाँ के जंगलों में नहीं पाए जाते, भले ही भले उनका चित्रण हुआ हो। तो इससे अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, 78 नंबर प्रश्न की ओर, कि भीमबेटका के शैल चित्रों में प्रसिद्ध सूअर के चित्र की विशेषता है। मैंने कुछ अलग अलग प्रश्न आपके लिए लाए हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये भीमबेटका बड़ा ही प्रसिद्ध स्थल है, इससे प्रश्न तो आते ही रहते हैं। तो भीमबेटका के शैल चित्रों में एक सूअर का चित्र है ना, वो बड़ा ही प्रसिद्ध है। उसकी विशेषताओं के बारे में देखिए कि उस सूअर का शरीर क्या है, सूअर का है, सही या गलत ऐसे करके वो चुनना है। तो ए में क्या कर रहा है कि उस सूअर का शरीर सूअर का है, नाक गैंडा का है,
निचला होठ हाथी का है और सींग भैंसे का है। ये मतलब डिफरेंट विशेषता बतला रहा है। तो आपको मतलब कि सारी की सारी विशेषताएं हैं उस सूअर में जो भीमबेटका से मिला, यानी कि सभी के सभी सही है। पता नहीं कौन सा प्रयोग कर रहे थे वो लोग जो चित्र बनाए थे उस समय। सभी जानवरों को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे होंगे, इसलिए इस टाइप का चित्र ये बनाए होंगे कि शरीर सूअर का, नाक गैंडा का, निचला होठ हाथी का, फिर सींग जो है सो अलग भैंसे का। आपको एक दो और बात बता दूं कि यहाँ जो चित्र मिले हैं उसमें जो है सो किशोर बालक या वृद्ध पुरुष, यानी कि सभी आयु के पुरुषों का और महिलाओं का भी चित्र मिला है। और पुरुष एकदम माचिस के तिली के हिसाब से दिखते, एकदम पतला पतला। ऐसे देख लीजिए, मतलब कि ऐसे एकदम पतला पतला पुरुष जो है सो है, एकदम पतला ऐसे करके, हाथ पैर ऐसे करके बना हुआ, अजीब टाइप से ऐसे इस टाइप का बना है पुरुष। और स्त्री जो है सो थोड़ा सा और उभरी हुई दिखती है। और इसके भीमबेटका के चित्रों की एक और विशेषता है कि लिंग के आधार पर श्रम विभाजन का भी साक्ष्य मिलता है। मतलब इसमें जो चित्रण किया गया है उससे जो है श्रम विभाजन का पता चल जाता है कि पुरुष जो है सो शिकार करते हुए दिखाया गया है और महिला जो है सो चक्की में अनाज पीस रही है, यानी कि महिला का काम अनाज पीसना, पुरुष का काम शिकार करना बाहर जाके। तो ये सब भी कितने मतलब चीज़ों को समेटे हुए है। तो इतिहासकार जो होता है वो हर एक तथ्यों, हर एक पहलुओं को ध्यान में रखता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पशुपालन व कृषि मूलतः किस काल की विशेषता है? इस पर भी बराबर प्रश्न आते हैं, तो इसलिए मैंने इसको शामिल किया है कि पशुपालन व कृषि मूलतः किस काल की विशेषता है। तो आपको बताओ कि पूरा पाषाण जो ए विकल्प है, पूरा पाषाण काल में क्या था? मानव आखेट करता था और संग्रहण करता था, यानी कि शिकार करता था और कहीं पर भी अन्न गिरा हुआ हो, फल गिरा हुआ हो तो उसको उठा लेता था और खा लेता था, यानी कि संग्रहण करने का काम करता था, उत्पादन नहीं करता था। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि आखेट यानी शिकार और ये जो खाद्य संग्रहण वाली प्रवृत्ति थी वो चलती ही रही। साथ में इंसान मछली भी पकड़ने लगा और पशुपालन का एकदम थोड़ा थोड़ा आरंभ किया। लेकिन वास्तविक पशुपालन व कृषि का जो आरंभ हुआ और इंसान खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना, वो नव पाषाण काल है। तो जो हमारा प्रश्न है कि पशुपालन व कृषि मूलतः किस काल की विशेषता है, तो ये नव पाषाण काल हो जाएगा। अब है लद्दाख के किस स्थल से नवपाषाणिक साक्ष्य मिले हैं? लद्दाख के किस स्थल से नवपाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं? तो नवपाषाणकालीन जो साक्ष्य मिले हैं लद्दाख के, वो जो ऑप्शन है कारगिल, गियाक, नुब्रा घाटी, पोंडोक झील। तो बताओ कि गियाक नामक स्थल से नवपाषाणकालीन साक्ष्य मिले। क्या मिले हैं? ये जो इसकी तिथि क्या है? तो इसकी तिथि है 4000 वर्ष पूर्व, मतलब 4000 BC है। और इसी के समीप कियारी नामक पूरा स्थल है, उसका काल मात्र 1000 BC है, लेकिन इसका 4000 BC है। तो गियाक वो स्थल है लद्दाख का जहाँ से नवपाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कश्मीर घाटी में श्रीनगर के आसपास स्थित नवपाषाणकालीन स्थलों में शामिल है। कश्मीर घाटी में पूछ रहा है कि श्रीनगर के आसपास नवपाषाण स्थलों में कौन शामिल है? बुर्जहोम, गुफकराल। ये तो आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, बुर्जहोम और गुफकराल कश्मीर में है। तो ये तो आपको लगेगा कि ये दोनों सही है, लेकिन आपको पता है कि जो सी ऑप्शन है हरी प्रीगोम, या उससे अगला ऑप्शन है ओलची बाग, ये सब के सब जो है ना कश्मीर घाटी में ही स्थित है, श्रीनगर के आसपास में। सब नवपाषाणकालीन स्थल है। इतना ही नहीं, और सुनिए, कश्मीर की घाटी में श्रीनगर के आसपास तथा बारामूला और अनंतनाग के बीच बहुत सारे नवपाषाणकालीन स्थल पाए गए हैं। इनमें शामिल है कौन? बुर्जहोम, गुफकराल, ये जो मैंने बताया अभी, हरी परिगोम, फिर उसके बाद जो है सो जय देवी उदर, ओलची बाग, पामपुर, पंजगोम, सोमबुर, थाजीबोर, बंगगुंड, और उसके बाद फिर बजताला, गुरहोम सांगरी और दामोर। मतलब कितने स्थल है, ये सब नवपाषाणकालीन स्थल है जो खोजे जा चुके, इसलिए मैंने इसकी थोड़ी चर्चा कर दी है, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट टाइप प्रश्न करने में पूछ देता है। जैसे कि कभी कभी आपको लगता है कि ये तो वर्ड्स कभी सुने ही नहीं हैं, इसी में देखिए जो बहुत सारे ऐसे वर्ड आपको लगे होंगे जो कि जगह का नाम सुने ही नहीं है। तो सब नवपाषाणकालीन स्थल है, दिमाग में रखिएगा। और एक और बात बता दूँ कि प्लीस्टोसीन काल में जो है ये जो मतलब कश्मीर की घाटी जो है ना, ये यहाँ पे ज़मीन के बदला क्या था? एक झील था। ये सब झील था, झील के तली के अवशेषों को कोवा कहते हैं और सभी नवपाषाणकालीन के अंदर उन पर स्थित थे। मतलब ये पहले झील था, बाद में जो है सो ये स्थल बना है। अब है
ये हमारा प्रश्न इसमें सभी का सभी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 82 नंबर की, बुर्ज होम की खोज कब हुई थी? ये जो बुर्ज होम स्थल है इसकी खोज कब हुई थी? 55, 1955, 1920, 1925, 1935। तो आपको बताओ 1935 ईस्वी में डिटेरा व पैटरसन ने इसकी खोज की थी। क्या समझ के खोज की थी? वो सोचा भाई मैंने खोज किया जगह का, उनको लगा ये हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, ठीक। ये तो नवपाषाण कालीन स्थल था, ये तो मतलब ये थोड़ा पुराना हो गया, काफ़ी पुराना हो गया। और हड़प्पा जो है सो मतलब कि इनको लगा कि ये हड़प्पा कालीन स्थल है, तो ऐसा सोचकर इन्होंने खोजा डिटेरा और पीटरसन ने। पर 1960 और 71 के बीच TN खजांची के नेतृत्व में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने यहाँ पर उत्खनन करवाया। यहाँ से 4 पुरातात्विक स्तर मिले हैं, 4 लेवल मिला है। इनमें से प्रथम 2 स्तर क्या है, वो नवपाषाण काल है, और तीसरा महापाषाण काल का, चौथा प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का साक्ष्य मिला है। तो बुर्ज होम की खोज हुई थी 1935 ईस्वी में। डिटेरा और पैटरसन ने इसकी खोज की थी हड़प्पा स्थल समझकर। पर निकला कौन सा स्थल? नवपाषाण काल का। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि बुर्ज होम तथा गुफ कराल में लोग सर्दियों में ठंड से बचाव हेतु गर्तावास में रहते थे। इस विचार का खंडन किन्होंने किया? देखिए ये आपके लिए, बहुतों के लिए नई बात हो सकती है या बहुत लोग जानते भी होंगे कि बुर्ज होम और गुफ कराल में गर्तावास मिले, यानी कि गड्ढों के अंदर इंसान रहा करते थे। तो लोगों का, ये भी कि इतिहासकारों का, पुरातत्वविदों का, ये उन लोगों की मान्यता ये है कि भाई साहब कश्मीर काफ़ी ठंडा स्थल है, तो ठंडे स्थल में तो आदमी को ठंडा लगेगा, तो इंसान क्या करेगा, गर्मी के लेने के लिए, ठंडी से बचने के लिए ज़मीन के अंदर घर में घुस गया। तो उसको ज़मीन के अंदर से तो गर्मी लगेगा, डायरेक्टली ठंडी तो नहीं लगेगी, हवा बरसात मतलब हवा तो नहीं लगेगी। तो इसके लिए जो गर्तावास मिले हैं, तो ये सिद्धांत बनाया गया। अब देखिए कुछ पुरातत्वविद और इतिहासकार या जो भी कहे विद्वान, ये लोग ऐसे हुए कि उन्होंने इस विचार का खंडन कर दिया। अब ये ऐसे प्रश्न जो है सो आपके एग्ज़ाम में बड़े पूछे जाते हैं। तो यही हमारा सवाल है कि बुर्ज होम तथा गुफ कराल में लोग सर्दियों में ठंड से बचाव हेतु गर्तावास में रहते थे। इस विचार का खंडन किन्होंने किया? कनिंघम, सदरलैंड, दोनों या नन ऑफ दीज? आपको बताओ कि कनिंघम व सदरलैंड, इस दोनों के दोनों इंसान ने ये थ्योरी का खंडन किया कि भाई ठंडी से बचने के लिए वहाँ रहते थे। उन लोगों ने कहा कि ब्रिटेन से भी ऐसा ही साक्ष्य मिला है। ये लोग शायद अपने स्थान को गर्म रखने व भोजन पकाने के लिए इस गड्ढे का इस्तेमाल करते, चूल्हा उल्हा के लिए इस गड्ढे का इस्तेमाल करते थे, ऐसा इनका मानना था। साथ ही इनका ये भी मानना था कनिंघम व सदरलैंड का कि ग्रीष्म बसंत में भले ही इसमें रहे, पर ठंडी में इसको छोड़कर निचली घाटियों में चले जाते थे, और ये जो जगह था इसमें एक गड्ढा में अनाज सब रख देते थे और बाद में आगे फिर इसको देखते थे। लेकिन ये बात अलग है कि अधिकांश विद्वान ये मतलब कनिंघम व सदरलैंड की थ्योरी को नहीं मानते हैं। वो यही मानते हैं कि ठंडी के कारण ही गर्तावास में लोग हमेशा रहा करते थे कश्मीर में। अब हमारा अगला प्रश्न है जो कि आपका पिछले वीडियो में होमवर्क भी था, 84 नंबर जो हमारा प्रश्न है कि भारत में पहला शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। हमने बताया था कि आपको जिनको इनका जवाब आता हो तो वो मतलब कि कमेंट बॉक्स में लिखे इसका स्क्रीनशॉट ले ले, विभिन्न फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो इतिहास संबंधी उसमें शेयर करें और इसका सही उत्तर ढूंढने की कोशिश करें। तो ये जो हमारा प्रश्न था कि भारत में पहला शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, लंगनाथ, सरायनहर, महादाह, दमदमा। तो आपको बताओ कि भारत में पहला शैलचित्र जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है सोहागी घाट से। कहाँ से? सोहागी घाट, सोहागी घाट। इसमें जो मैंने विकल्प लिखा है उसमें ये सी विकल्प टाइप करने में छूट गया है। सी विकल्प में हमने सोहागी घाट दिया हुआ था आपको पिछले वीडियो में। तो इसका जो उत्तर होगा 84 नंबर प्रश्न का वो होगा ये सोहागी घाट। ये जो सोहागी घाट है ये 1866-67 ईस्वी में कैमूर की पहाड़ियों में स्थित सोहागी घाट जो कि कहा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है की खोज भारतीय पुरातात्विक संरक्षण के एक उप सर्वेक्षक के
कार्यालय द्वारा मतलब की गई थी। ये कब? 1866-67 ईस्वी में। कहा? मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है ये सुहागी घाट। और आज लगभग 150 मध्यपाषाण युगीन शैलचित्र उपलब्ध है। तो इसमें जो हमारा प्रश्न था कि भारत में पहला शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यहाँ सुहागी घाट इसका उत्तर होगा। अब है अंतिम प्रश्न जो कि आपका आज के लिए होमवर्क है कि भीमबेटका की गुफाओं में बने चित्र किस काल के? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, दोनों? अच्छा, एक मिनट। हमारा अंतिम प्रश्न जो है वो ये है कि प्रसिद्ध अफ़गानी पुरातात्विक स्थल मुंडी गाह किस नदी के किनारे स्थित है जो कि अब सूख चुकी है? अमू दरिया, कुनार, पामीर या अर्गनदाब? तो ये जो आपका प्रश्न है 85 नंबर, इसका आप उत्तर ढूंढ के लाइएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जो आपको सही जवाब लगे वो हमको उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग घर में रहिए और अच्छे से अपना ख्याल रखिए और ये जो आपदा की स्थिति है इसको अवसर में बदलिए। और प्राचीन भारत हो जो अभी आप अध्ययन करें MCQ में, इसका प्लेलिस्ट में अलग से है, पिछले 4 पार्ट मिल जाएंगे। इस तरह हमने आधुनिक भारत का चलाया है, ट्रिकी हिस्ट्री चलाया है, मतलब ट्रिक में आप 20 सेकंड में 40 सेकंड में कुछ भी याद कर ले। तो इस टाइप का हमने ढेरों सारे मतलब कि वीडियो विभिन्न विधाओं में जारी किए हैं। तो वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और उसका लाभ उठाइए, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।